मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इन द ईयर 2002, जब भी मैंने मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया था। और मैं एकदम ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि वो टाइम पे मैं टोटली क्लूलेस था। लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वैसे ही मैं बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट था। आज मैं सोचता हूँ, तभी मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंट था पैसे को लेके। जैसे कि आपने देखा होगा, जिम में आप फर्स्ट टाइम जब भी एंट्री करते हो तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हो, टेक्निक के ऊपर ध्यान नहीं देते हो और सिर्फ आपको वर्कआउट करना होता है और बॉडी बनानी होती है। वैसा ही कुछ मेरा पैसे के साथ और इन्वेस्टिंग के साथ रिलेशनशिप था इन द ईयर 2002। मैंने वही गलतियां की है जो एवरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर करते हैं या फिर नोवाइस इन्वेस्टर करते हैं। जैसे कि पेनी स्टॉक्स में पैसे डालना क्योंकि वो चीप है, न्यूज चैनल के ऊपर टिप्स देख के या फिर फ्रेंड्स को सुन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी है, ये भी गलती मैंने की थी। एवरी आईपीओ में सब्सक्राइब कर देना क्योंकि किसी ने कहा है या फिर न्यूज़पेपर में आया है, यूट्यूब वीडियो पे, ऑफ कोर्स वो टाइम पे यूट्यूब वीडियो नहीं थे, न्यूज चैनल थे, तो न्यूज चैनल पे कहा है क्योंकि ये लिस्टिंग के डे पे डबल हो जाएगा। रिलायंस पावर का एग्जांपल आज भी याद है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर हाइप हुआ था इन द ईयर 2008 जनवरी। और वो टाइम पे लिस्टिंग बहुत सही होगा ऐसे बताया गया था, लेकिन आज तक 16 साल हो गए, जो उसकी सब्सक्रिप्शन प्राइस थी उसको कभी भी उसने टच नहीं किया। इन्वेस्टिंग के लिए लोन्स लेके इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स में पैसे डालना, ये भी गलती मैंने की है। ट्राइड विद डे ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, सब चीजें मैंने की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको आपका इन्वेस्टिंग जर्नी हैप्पी करना है और रिच करना है तो। लेकिन ये सब चीज करके मैंने पैसे नहीं बनाए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उससे समझ में आया कि क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2002 से आज 2025, लास्ट 23 इयर्स में मुझे समझ में आया है टिप्स, ट्रिक्स, टाइमिंग्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करके कितने पैसे बना सकते हो या फिर हैप्पी हो सकते हो कि नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड पीस ऑफ माइंड। ये मुझे बात लास्ट 23 इयर्स में बहुत सारी गलतियां करके, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिलके समझ में आई। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट चेजिंग रिटर्न्स, इट इज अबाउट सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर मुझे एक यूरोप ट्रिप प्लान करनी है मेरे फैमिली के साथ, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए और इन्वेस्टिंग इसमें आपको हेल्प कर सकता है। सो ये सब बातों का सॉल्यूशन क्या है? आफ्टर मीटिंग 3000 प्लस इन्वेस्टर वन टू वन, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, मेरे करंटली 750 प्लस क्लाइंट्स है अक्रॉस इंडिया, जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं आज भी पर्सनली नहीं मिला हूँ, सिर्फ ऑनलाइन मिला हूँ। मैंने एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाया है, इसे मैं कहता हूं थ्री फाउंडेशंस ऑफ हैप्पी रिच इन्वेस्टिंग। पहला, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। सेकंड, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। एंड थर्ड, अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस। तो ये वीडियो में ये तीन चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, एंड तक रहिए, आपको ये वीडियो से एक इन्वेस्टिंग के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपका इन्वेस्टिंग जर्नी फ्रूटफुल, हैप्पी एंड पीसफुल होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। सो लेट अस कम टू फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ हैप्पी रिच इन्वेस्टिंग, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो मैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस समझाने के लिए आपको एक सिंपल एनालॉजी, सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप मुंबई नागपुर हाईवे पे 120 के स्पीड पे चल रहे हो, आपको नागपुर पहुंचना है और आपके फैमिली भी साथ में है और बहुत हैप्पीली आप वहां पे चल रहे हो। और अराउंड 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इन द मिड ऑफ हाईवे आपका टायर बर्स्ट हो जाता है। रास्ता बहुत स्मूथ है, जर्नी बहुत अच्छा से चल रहा था अभी, लेकिन आपका टायर्स बर्स्ट हो गया। आपके पास स्टेफनी है, टूल्स है, इमरजेंसी किट है। सो आप पैनिक तो करते हो, लेकिन आप हैंडल कर सकते हो ये सिचुएशन को। ये इमरजेंसी में से बाहर निकलने के लिए आपके पास सब कुछ है। बट अगर आपके पास ये एग्जाम्पल में स्टेफनी नहीं होती, टायर चेंज करने के लिए टूल्स नहीं होते, तो आप क्या करते? हेल्प के लिए कॉल करते, आपका टाइम वेस्ट हो जाता, पॉसिबली आपका लाइफ भी रिस्क हो सकता था। ये जो एग्जाम्पल है, वैसे ही मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल लाइफ होता है। वो इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम आइडेंटिफाई कर लेंगे, सीखेंगे, लेकिन
उनके पास इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं होता। जनरली लोग क्या सोचते हैं, मेरे लाइफ में क्या बुरा हो सकता है, आई हैव अ गुड जॉब, मेरी सैलरी हर साल इंक्रीज होती है, आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब, मुझे आईटी में जॉब है, और मुझे मेरा ये जॉब चला भी गया तो भी मुझे दूसरा जॉब मिल सकता है, मेरे पास बहुत अच्छा एजुकेशन है, मेरी कंपनी में मैं हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हूँ। बट अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल या फिर एआई वाला डिसरप्शन आ गया आपकी फील्ड में और आपका जॉब चला गया, तो आप क्या करोगे? आप जो कंपनी में जॉब कर रहे हो वो कंपनी शट डाउन हो गई, आप क्या करोगे? और ऐसा मान लेते हैं एट द एज ऑफ 45 आपको बिजनेस करना है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का है, कंपनी में से आपने जॉब छोड़ दिया तो अभी आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, और खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर हो चुका है बाय द टाइम यू आर 45, नो कंपनी विल गिव यू हेल्थ इंश्योरेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर बहुत ज्यादा चार्ज कर देंगे आपको प्रीमियम, सो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के पास इमरजेंसी हैंडल करने के लिए कुछ चीजें नहीं होती है। कौन सी चीजें नहीं होती है? 6 महीने का इमरजेंसी फंड, अ टर्म प्लान टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर 30 इयर्स का एक कपल है और उनका एक बच्चा है 2 साल का, और मान लेते हैं ब्रेड विनर सिर्फ उसमें एक हस्बैंड है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो पूरा वो बच्चे का लाइफ टिल वो अपने पैरों पर खड़ा होते तक का, और उसके वाइफ क्योंकि वो जॉब नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है, तो उसका पूरा लाइफ मेस्ड अप हो जाएगा। इसके लिए आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, आपका अगर टर्म प्लान है भी तो वो इनफ है कि नहीं है? उसका कोई कैलकुलेशन आपके पास है? जनरली मैं इन्वेस्टर्स देखता हूं कि मेरे पास 1 करोड़ का टर्म प्लान है, लेकिन क्या आपने सोचा ये 1 करोड़ रुपीस आपकी फैमिली के जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है वो फुलफिल करने के लिए क्या इनफ है? इसके बारे में कभी आपने सोचा है, या फिर उसका कोई कैलकुलेशन आपके पास है? और तीसरा चीज, आपके पास क्या खुद की पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? डिस्पाइट हैविंग अ गुड कंपनी इंश्योरेंस, आपके पास एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के पास ये सब चीजें नहीं होती है, या फिर वो डिले करते हैं ये सब चीजें के बारे में सोचने के लिए, और सडनली कोविड आ जाता है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ जाता है, या फिर ट्रम्प टैरिफ जैसी सिचुएशन आती है और कोई ना कोई इंडस्ट्री उसमें से वाइप आउट हो सकती है, और फिर वो इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब भी मेरे लाइफ में वापस सब ठीक ठाक हो जाएगा वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन आपको समझना जरूरी है, 5 साल तक एसआईपी करके एक कॉर्पस बनाया है और एक ही दिन इमरजेंसी के लिए वो आप निकालते हो, पूरे 5 साल का कंपाउंडिंग आपने सेक्रीफाइस किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो पैसे की एक टाइम वैल्यू भी होती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो पैसे की टाइम वैल्यू बढ़ाने में आपको दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है 6 महीने का पैसा मैं लिक्विड फंड्स में क्यों रखूं जहां पे 6 साढ़े 6% का रिटर्न सिर्फ आता है, मुझे तो 12-15% रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड में। सो यही मैं कहना चाहता हूँ, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ये बहुत बोरिंग होता है, एक्साइटिंग नहीं होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस चाहिए, लॉन्ग रन में आपको हैप्पी रिच बनना है, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, सो बेसिक थिंग यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। सेकेंड फाउंडेशन ऑफ हैप्पी रिच इन्वेस्टिंग इज फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पे जो सब डीआईवाई इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में। उनको ऐसे लगता है मैंने सबसे बेस्ट फंड में सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाले फंड में 5,000 की एसआईपी कर दी है, सो मेरी रिटायरमेंट सॉर्टेड है। बट अगर ऐसी सोच आप रखते हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने कैलकुलेशन किया है, अगर आप 35 इयर्स के हो और आपको एट द एज ऑफ 55 रिटायर होना है, तो अगर 55 के बाद टिल एज ऑफ 85 तक विदाउट इनकम आपको फाइनेंशियली सरवाइव करना है, तो एट द एज ऑफ 55 आपके पास कितने पैसे होने जरूरी है म्यूचुअल फंड में या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स में? इसका कैलकुलेशन क्या आपके पास है? ये बड़ा क्वेश्चन है। और अगर आपके पास कैलकुलेशन है, जो कि ऑनलाइन कैलकुलेटर्स रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स मिलते हैं, उस पर आपने कर भी दिया, तो वहां तक पहुंचने के लिए कितना इन्वेस्ट करना आपको जरूरी है उसका कैलकुलेशन आपके पास है। इसका भी अगर आपके पास कैलकुलेशन है
तो क्या आप एवरी 6 मंथ्स मॉनिटर करते हो क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, या कितना शॉर्टेज होने वाला है, कितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरी रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने के गोल में? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। सेम विथ योर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन स्टडीज, चाइल्ड मैरिज, या फिर आपकी जो भी बकेट लिस्ट है, उसको गोल वाइज आपकी इन्वेस्टमेंट अलोकेट होनी चाहिए, तो ही आपका फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस रहेगा। यही क्वेश्चंस जब भी मैं मेरे इन्वेस्टर्स को पूछता हूँ क्या आप गोल वाइज अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की है, तो उनका जवाब नहीं होता है, क्योंकि उनके जो गोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेग होते हैं, डिफाइंड नहीं होते, कागज के ऊपर या फिर एक्सेल फाइल में लिखे हुए नहीं होते हैं, रैंडम चीजें होती है। सेम वे उनके इन्वेस्टमेंट्स भी रैंडम होते हैं। इट्स लाइक प्लानिंग अ रोड ट्रिप विदाउट द डेस्टिनेशन। आप बहुत अच्छी कार है आपके पास, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आपने सब सामान वगैरह पैक कर लिया है, लेकिन आपके पास डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो आपका जर्नी कैसे रहेगा? वैसे एक्सपीरियंस ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स का होता है। आप ड्राइव करते जा रहे हो और ये सोच के जा रहे हो कहीं तो अच्छे डेस्टिनेशन में हम पहुंच जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज के ये जो टेक्नोलॉजिकल एआई डिसरप्टिव वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, क्या आप जो भी जॉब कर रहे हो आफ्टर 10 साल के बाद वैसे ही रहने वाला है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? आप जस्ट 10 साल पहले जाइए, आप कितने पैसे कमाते थे, आप कौन से प्रोफेशन में थे, आप जो कंपनी में काम करते थे उसका बिजनेस मॉडल कैसे था, या फिर आप बिजनेस भी करते थे तो उसका बिजनेस मॉडल कैसे था, और आज 10 साल के बाद कितने चेंजेस आए हैं? तो अगर आप ये सोचते हो 10 साल के बाद भी ऐसे ही रहने वाला है और अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ प्लानिंग कर रहे हो, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलती हो रही है आपसे, क्योंकि 20 साल का मोस्ट ऑफ द लोग जब भी होम लोन लेते हैं तो ये सब सोच उनके पास नहीं होती है कि रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो फुलफिल करने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, 10 साल के बाद मेरा जॉब रहने वाला है कि नहीं, क्या मैं नए जो मेरे जॉब में चैलेंजेस आने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एआई ड्रिवन या डिसरप्शन वाले, उसके लिए क्या मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, खुद के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ? ये सब सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता है जब भी वो 20 इयर्स का लोन लेते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ ऑप्टिमिज्म के वो एक्सट्रीमिस्ट है। अगर आप ऐसे ही सोच रख के या ऐसा आपका लाइफ सिचुएशन है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहना चाहिए, इसको फाइनेंशियल गैम्बलिंग कहते हैं। और ऑनेस्टली खुद को आप पूछिए, कॉलेज की डिग्री पाने के बाद आपने कॉन्शियसली कभी खुद को अपग्रेड करने की कोशिश की है? क्योंकि आज ये जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ज्यादा शार्प है। उनके साथ अगर मुझे, आज मेरी एज समझ लीजिए 35 है, एट द एज ऑफ 45 मतलब 10 साल के बाद अगर मुझे जेनजीज के साथ अगर कॉम्पिट करना है, तो मेरा खुद का नॉलेज, इंफॉर्मेशन और मेरे स्किल्स मुझे अपग्रेड करते रहने जरूरी है। सो इन्वेस्टिंग छोड़ के मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, लेकिन क्या आप सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए एक सेपरेट फंड अलोकेट करते हो क्या? ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना चाहिए। सो फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट या फिर आपकी चाइल्ड एजुकेशन, वो तो है ही, प्लस अपग्रेडिंग योर स्किल्स, बिल्डिंग पैसिव और अल्टरनेट इनकम सोर्सेस एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एंड रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग, इसे कहते हैं फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। अगर आपका फ्यूचर आपको हैप्पी रिच बनाना है, इसके ऊपर तुरंत काम करना चालू कीजिए। थर्ड फाउंडेशन फॉर हैप्पी रिच इन्वेस्टिंग इज अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। हमें सबको ना हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, सो इसके लिए हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं हाईएस्ट रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम, मल्टी बैगर स्टॉक, क्रिप्टो में कैसे सबसे ज्यादा रिटर्न्स बने। बट मैंने ये देखा है अपॉर्चुनिटियां हर साल ऑन एंड ऑन आते रहती है इक्विटी मार्केट्स में नॉक करते हुए, लेकिन वो टाइम पे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स दरवाजा नहीं खोलते। मैं आपको लेके चलता हूँ 23 मार्च 2020, मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है। निफ्टी ने ऑल टाइम लो टच किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 7600 का। मार्केट गिर रहा था ड्यू टू कोविड कंसर्न्स, लॉकडाउन लगे थे। लास्ट 40 डेज में मतलब 12 फरवरी 2020 के बाद 40 डेज में मार्केट ने ऑलमोस्ट मतलब निफ्टी ने 38% नीचे आया था। निफ्टी, लोग लोग डरे हुए थे कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। लोगों को ऐसे लग रहा था 7600 का निफ्टी अभी 5500 हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। सो
मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का जॉब चला गया था, सो इन्वेस्टमेंट सेल करके पैसे आइदर एफडी में रख रहे थे या फिर कैश में रख रहे थे। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी हिम्मत लगाई और जितना भी उनको पॉसिबल था वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। और नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में उनका फॉर्चून चेंज हो गया, क्योंकि आज 7,600 का निफ्टी ऑलमोस्ट 26,200 हो गया टिल सितंबर 2024। हालांकि आज लास्ट 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली 8-10% का करेक्शन आया है, लेकिन आप सोचिए लास्ट 4 साल में आपके कितने पैसे बनते अगर थोड़ी सी हिम्मत आप 23 मार्च 2020 को कर लेते। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, वैसे अपॉर्चुनिटी वापस मई 2022 में भी आई, मई 2023 में भी आई, और लास्ट 6 महीने में भी ये अपॉर्चुनिटी थी। क्या आपने वो टाइम पे हेवीली इन्वेस्ट किया? इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी कब आती है? जब भी अक्रॉस द बोर्ड फियर होती है, लोगों को ऐसे लगता है कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसे जब भी लगता है तभी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। जब भी सबको भागना होता है मार्केट से, तभी मार्केट नीचे आता है। मार्केट में अमेजॉन जैसे बिग डिस्काउंट डेज नहीं होते हैं। जब भी मार्केट में ड्यू टू कोविड लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन या फिर पॉलिटिकल डिसरप्शन कोई भी टाइप का होता है, जैसे रिसेंटली अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रम्प ने आके वन फाइन डे आके टैरिफ लगा दिए और उसके वजह से मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया। ऐसे जब भी सिचुएशन होती है तभी मार्केट आपको डिस्काउंट देगा। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मार्केट गिव्स बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप प्रिपेयर कैसे होगे, इसके लिए मैं 3 आपको चीजें बताता हूं, वो आप हमेशा ध्यान में रखिए अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज का आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। सबसे पहला, आपका असेट अलोकेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम परफेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सितंबर 2024 को जब भी मार्केट ने, निफ्टी ने 26,200 का टॉप लगाया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट 3 महीना मार्केट में बहुत ह्यूमंगस रैली हो गई थी। ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर 2024 में निफ्टी ने 23,000 से 26,200 का जर्नी वन वे डायरेक्शन में किया था। और सब लोगों को वो टाइम पे इन्वेस्ट करना था, एसआईपी स्टार्ट करने थे, एसआईपी बढ़ाने थे। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आना चालू हो गया, स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर्स गिरना चालू हो गए, लोग एसआईपी स्टॉप करने लगे और नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ऐसे टाइम पे। ऐसे टाइम पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। वो कैसे होंगे? जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो सही से बिल्ड करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, असेट अलोकेशन के मार्फत आपके पास डेट में पैसे होंगे, तो ही तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास पैसे रहेंगे। असेट अलोकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए रादर देन टाइमिंग द मार्केट। सेकेंड चीज आप कर सकते हो अपॉर्चुनिटी या ग्रैब करने के लिए, ऑटोमेटेड सिस्टम होनी चाहिए, जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, सैमको म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनियां इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसको आईसीआईसीआई बूस्टर एसटीपी कहती है, सैमको टाइमर एसटीपी कहती है, आदित्य बिरला पावर एसटीपी कहती है। ये ऑटोमेटेड कॉन्सेप्ट्स है, मतलब आपके डेट में से इक्विटी में डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन पैसे ट्रांसफर होते हैं, आपको समझे बिना पैसे ट्रांसफर होते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होता है जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, एक तो ह्यूमंगस फियर होती है ऐसे टाइम पे, अनसर्टनिटी होती है, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी हिम्मत नहीं होती है। जैसे 23 मार्च 2020 को इंडिया में सिर्फ 500 केसेस थे कोविड के और लॉकडाउन लग चुका था, वो टाइम पे मार्केट ने बॉटम बनाया और ऐसे लग रहा था कि 7,600 से 5,500 निफ्टी हो जाएगा। जिनको पैसा लगाना भी था वो ये सोच रहे थे कि जब भी 5,500 आएगा तभी मैं पैसे लगाऊंगा। लास्ट वीक में भी आप देखिए, अप्रैल फर्स्ट वीक में जब भी ट्रम्प टैरिफ की वजह से मार्केट नीचे जाना चालू हो गया, निफ्टी ने 21,800 का बॉटम लगाया, तभी ऐसे लग रहा था 20,000 निफ्टी हो जाएगा। जब भी ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा आपकी हिम्मत नहीं होगी इन्वेस्टमेंट की। आपको ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके लिए आज के टाइम पे ये बहुत अल्गोरिदम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आईसीआईसीआई, सैमको, एचडीएफसी, आदित्य बिरला के मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनियां ये ऑप्शन देती है। आपको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, आपको आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करनी चाहिए और आपको इन्वेस्टिंग साइंस समझने में एफर्ट डालना चाहिए।
इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट 70% साइकोलॉजी, 30% साइंस। सो जनरली लोग इन्वेस्टिंग का साइंस तो समझ लेते हैं, पीई क्या है, प्राइस टू बुक क्या है, मार्केट कैप टू जीडीपी क्या है, लेकिन वो फेल जाते हैं बचे हुए 70% साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देता हूं सिंपल। इस दुनिया के जो इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट्स है या नोबेल पारितोषिक विनर्स है, वो इस दुनिया के रिचेस्ट लोग नहीं है। जो इस दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं उनको शायद इकोनॉमिक्स के बारे में नोबेल लॉरिएट्स के जितना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन साइकोलॉजी के बारे में वो बहुत पक्के हैं। सो इन्वेस्टिंग इज अबाउट 70% साइकोलॉजी, 30% साइंस। ये दोनों चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये दोनों चीजों के ऊपर आपका कॉम्पिटेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आपका इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटियां कैसे लेनी है वो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए आपको रनिंग का बहुत शौक है और आपको एसिक्स के 10,000 रुपीज के शूज लेने हैं। Amazon ने अनाउंस कर दिया नेक्स्ट 15 डेज के बाद एक सेल आने वाला है जहां पे वो एसिक्स के शूज 10,000 के 4,000 रुपीज में मिलना चालू होने वाले हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करोगे? सबसे पहली बात तो आप पैसे अरेंज कर दोगे कहीं ना कहीं से, फिर 15 दिन का वेट करोगे और जैसे ही वो सेल लाइव होता है डायरेक्टली जाके Amazon से खरीद लोगे। यही चीज आपको इन्वेस्टिंग में करनी है। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपको राइट अपॉर्चुनिटी के लिए रुकना चाहिए। राइट अपॉर्चुनिटी कभी आती है उसकी समझ आपको होनी चाहिए। अगर ये सब चीज आपने कर ली तो आपको हमेशा 10,000 की चीज 4,000 में मार्केट में मिलेगी। अगर आप डेटा भी देखोगे निफ्टी का लास्ट 45 ईयर्स का, एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 8-10% का करेक्शन निफ्टी में आता है और एवरी 3 इयर्स निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है। सो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर क्यों हेजिटेट करते हैं? क्योंकि उनको इन्वेस्टिंग साइंस एंड साइकोलॉजी ये दोनों चीजों का नॉलेज नहीं होता है, वो ये दोनों चीजों का कॉम्पिटेंस उन्होंने बढ़ाया नहीं होता है। सो अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जरूर आपके रिटर्न्स ज्यादा होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आप सब चाहते हो वही आपको मिलेगा अगर आपने अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस मतलब साइकोलॉजी बिल्ड करना और ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने के ऊपर आपने ध्यान दिया तो। वापस मैं आपको 3 फाउंडेशंस ऑफ हैप्पी रिच इन्वेस्टिंग समराइज करता हूं। नंबर 1 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, नंबर 2 फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, नंबर 3 अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस, एंड दिस इज द राइट हैप्पी रिच इन्वेस्टिंग वे अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, इसके ऊपर एक्शन लेना चालू कीजिए। अगर आपको इसके ऊपर एक्शन लेना है तो इसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि राइटिंग इज एज गुड एज टेकिंग फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड टेकिंग एक्शन। सो कमेंट डालिए आज के वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स है, क्या एक्शन आप लेने वाले हो। एवरी सैटरडे संडे मैं एक वेबिनार लेता हूँ, फ्री वेबिनार अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने हैप्पी रिच सीक्रेट्स व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको लिंक आ जाएगी एवरी सैटरडे संडे के फ्री वेबिनार्स की। ये फ्री वेबिनार में मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर ओपनली बात करना डिफिकल्ट होता है। प्लस मेरी एक द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी है, वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसकी फीस कितनी है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ये फ्री वेबिनार्स में मैं देता हूं। अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टिप्स से छुटकारा पाना है और रियल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जरूर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप हैप्पी रिच सीक्रेट ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।